collect confessions in police custody by the use of torture, to break people's spirits to that extent that they are willing to sign blank sheets of paper and to confess to whatever you want them to confess to. Second is to stage recoveries, recoveries of RDX particles, maps, and he tells us how commonly available maps are recovered and displayed as pieces of evidence in trial. So a map of Asia that one can buy from a stationer's will be recovered and it will be portrayed as if the person was about to travel to Tehran and from Tehran to Pakistan to take training in arms, etc., etc. And the third way is to arraign false witnesses through threats or using informers or stock witnesses that the police cultivate, and all of these witnesses come and testify against them. One can only imagine that what would be the effect of this on a person who has undergone this for 9 years continuously, and where the media itself also portrays that these people are actually not just accused but also guilty. With that, we will go on to our next speaker, Mohammad Amir Khan. He will show us a documentary and then we'll move on to the discussion. मेरा नाम मोहम्मद आमिर ख़ान है और मैं पुरानी दिल्ली में पला बड़ा हूँ। आज से लगभग 17-18 साल पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी फैमिली की भी दुनिया को पूरी तरह बदल डाला। बात है 20 फरवरी 1998 की। रात 9-9:30 बजे मैं दवाई लेने निकला था अपने नीचे, और मेरे आँखों पे पट्टी बांध दी गई और मेरे हाथ पीछे से बांध दिए गए। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 18-19 साल की थी, टीन एज था मैं जब मेरे साथ ये घटना घटा गया। मुझको जब आँख की पट्टी खोली तो मैंने अपने आप को एक सेल में, कमरे में पाया जिसमें 10-12 लोग मुझको घेरे हुए थे, और 7 दिन तक मुझको इस तरह उन्होंने इलीगल अपनी हिरासत में रखा। इसी दरमियान कई ब्लैंक्स पेपर्स पे मेरे से साइन करवाए गए, मुझको कोर्ट में पेश किया और ये बताया गया कि दिल्ली और उसके आसपास 1996 और 97 में जितने ब्लास्ट हुए उसका मैं जो है एक्यूज्ड हूँ। और जो ब्लैंक पेपर्स में उन्होंने साइन करवाए थे उसमें मेरा फर्जी डिस्क्लोज़र लिखा और फर्जी अरेस्टिंग उसमें डाली। मेरे ऊपर जो है फर्जी तरीके से जो है आर्म्स रखे गए, प्लांट दिखाया, और पूरी एक कहानी उसमें चार्जशीट के तौर पर उसमें डाल दी गई। और उसी के बाद एक टॉर्चर का सिलसिला शुरू होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर। आज भी मैं जब उसको याद करता हूँ या मेरा सामने वो जिक्र आता है तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं अभी भी पूरी तरह से उससे उबर नहीं पाया हूँ। आज भी वो सपने टॉर्चर के, जेल के या फिर जो है कोर्ट कचहरी के, इन सभी के सपने ये मेरे आज भी जो है आते हैं, और मैं घबरा कर होकर उठ जाता हूँ कई बार, और इसी का मेरा इलाज। अगर जेल के अंदर होता है तो बाहर वाले भी कोर्ट कचहरी, वकील के चैम्बर और जेलों के चक्कर वो काट रहे होते हैं, और जूं जो है अंडर ट्रायल का जो पीरियड है वो बढ़ता रहता है, यूं परेशानियां और बढ़ती रहती हैं। तो
मेरी फैमिली के साथ ये हुआ कि मेरे पापा जी का देहांत हो गया 2-2.5 साल के बाद ही। फिर उनके बाद जो जस्टिस की फ़ाइट है वो संभाली मेरी माँ ने। कोर्ट, पुलिस, थाना वगैरह इसका कोई जानकारी नहीं थी उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी मजबूर, हालात ऐसे आ गए थे, बाहर निकले कदम पे और बहुत अच्छे से उन्होंने पैरोकारी की। एक के बाद एक केसेस जो रुके थे वालिद साहब के पास, उसके बाद वो कंटिन्यू होते रहे, बरी होते रहे। लेकिन एक उम्मीद होती है माँ की कि मेरा बेटा आएगा। कब आएगा? 2 साल, 4 साल, 6, 8, 10, 12, जब 2010 आए यानी 12 साल हो गए तो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो पैरालाइज्ड हो के बिस्तर पे आ गए। घर में कदम रखा तो फादर थे नहीं, मैं तो उनको छोड़ के गया था घर में। फादर नहीं थे, माँ जिंदा लाश की तरह वो बेड पर थी। उनके मुंह से मैं बेटा भी सुनने को आखिरी दम तक तरसता रहा, क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी। और उनके बना हुआ हाथ का खाना साथ बैठ के खाने को तरसता रहा। अभी वो 6 महीने पहले गुजरी हैं, लेकिन मैं अपने आप को ही मुतमईन करता हूँ। मैंने कहा ना, अपने आप को कोशिश करता हूँ पॉजिटिव और उम्मीदवादी रहने की, क्योंकि पेन में और आप कब तक जिएंगे, उससे गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। तो ये सोचता हूँ कि सही है, कम से कम मैंने बाप की तरह, जब बाप गुजरे तो मैं मिट्टी भी देने नहीं आ पाया था। मुझको जज साहब ने कोई पेरोल वगैरह नहीं दी थी, तब आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख पाया था। लेकिन कम से कम मैंने रिहा होने के बाद माँ को देख तो लिया। माँ ने जो जस्टिस की फ़ाइट की थी उसकी जीत होते हुए देख ली, महसूस करते हुए देख ली, मुझको देख लिया आज़ाद होते हुए। मुझको 4 साल उनका सेवा करने का मौका भी मिला। कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। निकलने के बाद अनहद एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, उसमें मैंने 4 साल काम किया है। तो पढ़ रहा था मैं तो अपनी एजुकेशन मैंने जेल में भी जारी रखने की कोशिश, वो आपने ही तो रुकवाई। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि मुझको अपने बेकसूर होने पे भरोसा था। मुझको भरोसा था कि मैं एक दिन मैं निकलूँगा। पॉजिटिव रहना, उम्मीद को जगाए रखना, इन चीज़ों को अपने साथ रखा और आज इस तरीके से आपके सामने हूँ। शायद लोग कहते हैं कि लगता नहीं है कि तुम 14 साल जेल काट के आए। Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. मुझको नई ज़िंदगी मिले हुए 6 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी जब पलट के गुजरे हुए पल को देखता हूँ तो बहुत दर्द महसूस होता है। सॉरी। समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर कुणाल साहब का और NLSIU और अश्विन और उसकी टीम का, मिस्टर चिरायू का, कि जिन्होंने मुझको ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आज के युग में आवाज़ आ रही है पीछे? आज के युग में इस टॉपिक पर बात करना
एक अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल और कठिन हिस्सा है। फिर भी जब मैं पलट के आज से 18 से 19 साल पीछे पलट के देखता हूँ, जब मेरी किडनैपिंग की गई तो ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था। आज से 18-20 साल पहले और अब में काफ़ी अंतर आया है, काफ़ी पॉजिटिव मैं समझता हूँ तब्दीली, चेंजिंग आई है। जब 90 या 80 के दहाके में ऐसे केसेस में टाटा, पोटा, मकोका, UAPA, बम ब्लास्ट, देशद्रोह में लोगों को फंसाया जाता था और मीडिया के द्वारा जो पब्लिश किया जाता था, लोग उसको पढ़कर देखकर ये मान लिया करते थे कि ठीक है, ऐसा हुआ होगा। उस ज़माने में कोई इस मुद्दे के ऊपर इसकी गहराई में जाने को तैयार नहीं होता था। ऐसे केसेस में जो लोग पकड़कर जेलों में डाले जाते थे, उनके लिए आसानी से वकील भी केस लड़ने के लिए आगे नहीं आते थे। ऐसे विक्टिम या आरोपियों के परिवारों के साथ भी सोशली बायकॉट का माहौल बना दिया जाता था। पर आज मुझे तसल्ली होती है ये देखकर कि हमारी सिविल सोसाइटी में और हमारे आज की मीडिया में भी कुछ ऐसे ब्रांड हैं, सिविल सोसाइटी में ऐसा हिस्सा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करती हैं, बहस करती हैं और सच्चाई को जानकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही कई वकील भी ऐसे हैं जो कि ऐसे आरोपों में बंद अगर सक्षम नहीं है कोर्ट के अंदर वकील करने के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनकी मदद के लिए भी आगे आते हैं। पर जब मेरे साथ ये घटना घटी थी 19-20 साल पहले, तो ऐसा कोई माहौल नहीं था। शायद यही कारण था कि मेरे जेल में जाने के बाद 2 साल के बाद ही मेरे पिताजी का देहांत हो जाता है और कानूनी चाराजोई और पैरोकारी की पूरी तरह जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ जाती है, जो कि हाउसवाइफ थी, जिसने घर से बाहर कभी कदम नहीं निकाला था। कोई किसी तरह की जानकारी उसको नहीं थी, लेकिन उसको विश्वास था कि मेरा बेटा बेगुनाह है और न्यायालय के ऊपर उसका भरोसा था कि मुझको वहाँ से न्याय मिलेगा। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूँगा जो कि इससे पहले डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई हैं। 18 साल की उम्र में मुझको किडनैप किया गया था दिल्ली से। किडनैप मैं इसलिए कहता हूँ कि वो अरेस्टिंग नहीं थी। आप भली भांति जानते हैं, जो कानून के अनुसार, जो संविधान में है, CRPC में है, जो रूल हैं, उनके मुताबिक अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तो उसको अरेस्टिंग कहते हैं। राह चलते हुए अगर किसी को जबरन उठा लिया जाए और अनजान जगह ले जाने के बाद उसको कई दिनों तक अपने
किडनैप कर कर जबरन उसके ऊपर अत्याचार किया जाए, ये किडनैपिंग की श्रेणी में आता है और हमारे देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो मैं हमेशा इसको किडनैपिंग कहता हूँ, अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ। 20 फरवरी 1998 की रात को मुझको किडनैप किया जाता है, एक गाड़ी में डाल दिया जाता है। 30 से 40 मिनट वो गाड़ी अनजान राहों पे चलती है और मैं अपने आप को एक कोठरी में पाता हूँ, जहाँ पर मुझको 8-10 लोगों ने, जो कि सिविल ड्रेस में थे, घेरे हुए थे और कोई बात नहीं करते हैं, सीधे मेरे कपड़े उतार देते हैं। जब कोशिश की गई उनसे पूछने की, और उस वक्त तक मैं उनको क्रिमिनल समझता था। उस टीन एज में इतनी समझ थी कि किडनैपिंग, अपहरण किसी का होता है तो 2 कारणों से होता है, या तो आप इतने रिच हों कि पैसे के लिए किया जाए, या फिर आपकी ख़ानदानी कोई दुश्मनी हो उसको निकालने के लिए। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें मेरे ऊपर लागू नहीं होती थी। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा भी कि आपको किडनैप करके क्या मिलेगा और इस तरह आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने टॉर्चर का सिलसिला एक शुरू किया। टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसको उससे पहले या तो हमने फिल्मों में देखा था या फिर किताबों में पढ़ा था। आज भी जब वो दौर को याद करते हैं तो रूंगटे खड़े हो जाते हैं। 7 दिन टॉर्चर किया उन्होंने, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉट लगाना, रोलर फेरना, सर्फ का पानी पिलाना, इसी तरह के अनगिनत उनके पास तरीके। ऐसे भी तरीके कि अगर 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में ले जाकर मेडिकल करवाना चाहे तो वो निशान भी ना दिखे, बंद चोट देने के तरीके, शरीर के ऊपर साफ वो दिखाई ना दे निशान, बंद चोट। उसी 7 दिनों में मेरे पास 100-150 ब्लैंक पेपर्स लाए जाते हैं और जबरन साइन कराने के लिए कहा जाता है। मैं मना करता हूं तो मेरे हाथ और पाँव के नाखून निकाल लेते हैं और साइन करवाए जाते हैं। 27 फरवरी 1998 को दिल्ली कोर्ट में पेश करके ये आरोप लगाए जाते हैं कि इसने 96-97 में जो दिल्ली और उसके आसपास ब्लास्ट हुए हैं, लगभग 2 दर्जन, उसमें ये शामिल रहा। अभी जो मुझसे पहले वक्ता थे, या मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो शायद कानून की किताबों में आपको ना मिले। ये हमारा एक्सपीरियंस है, मुमकिन है आपका फ्यूचर में काम आए। तो कानून की किताबों के पन्नों के पीछे या खाकी वर्दी के पीछे जो शक्ल छुपी होती है, कोशिश करूंगा कि मैं उसको थोड़ा बहुत आपके सामने रख पाऊँ। कानून तो यह है कि 24 घंटे के अंदर आपको अरेस्ट कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जो कि 1997 डी के पशु की गाइडलाइंस हैं, आप बेहतर जानते हैं उनको। लेकिन वो कभी भी फॉलो नहीं किया जाता है ज़मीन पर, वो किताबों तक है, उसका उल्लंघन आम है। साथ ही जब हम कोर्ट के अंदर पेश होते हैं, क्यों नहीं फॉलो किया जाता ये भी बताइए। सबसे बड़ी वजह शायद हमारी अज्ञानता है, हमारी जानकारी नहीं है, सही वक्त पर कानूनी मदद ना मिलना हो। अगर वकील कोर्ट रूम के अंदर इन कमियों की तरफ निशानदेही करें तो मुमकिन है मजिस्ट्रेट साहब उसको रिकॉर्ड में लाने में ना दिलचस्पी रखते हों। कई कारण हो सकते हैं उसके। पुलिस इस दौरान
पुलिस को तो इस तरह के रवैया जब देखती है मजिस्ट्रेट का और कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ वो उनको एक छूट मिली हुई होती है और उसके ऊपर वो जो डीके बसु की गाइडलाइंस हैं उसके उलट उसके ऊपर काम करती हैं और आज तक वो उल्टा होता ही जा रहा है, रोक उस पर नहीं लगाई गई है। मुझे जब कोर्ट रूम के अंदर पेश किया गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ ने इंग्लिश में जज साहब से बात करनी शुरू की। जज साहब ने इंग्लिश में आईओ से बात की और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात की। वहाँ मेरा वकील नहीं था, मैं इंग्लिश जानता नहीं था। तो सबसे पहले तो अन्याय का दौर वहीं से शुरू हुआ। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया जाता, तेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तुझे अपनी सफाई में क्या कहना है। कोई जानकारी ही नहीं थी मुझको कि इंग्लिश में आईओ क्या कह रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब ने क्या सुना, प्रोसिक्यूटर ने क्या बात की और कितने दिन की मुझको रिमांड पर दे दिया गया। बाहर कोर्ट रूम में आने के बाद पता चलता है जी 10 दिन की 14 दिन की पुलिस कस्टडी में पीसी में भेज दिया गया। तो अब रिमांड भी दो तरह के होते हैं, ये जेल में जाने के बाद पता चला, एक लीगली और एक इलीगली। लीगल रिमांड ये है जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद लिया गया। इलीगल रिमांड वो था जो कि 7 दिन मुझको रखा गया। इलीगल रिमांड के बारे में दुनिया को, प्रेस को, सिविल सोसाइटी को कोई जानकारी नहीं होती है और मैं समझता हूँ यही सबसे गंभीर स्थिति होती है जब इलीगल रिमांड के दौरान सारा केस तभी बना दिया जाता है। ये बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं 14 दिन के बाद